बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह, क्लास 12 मैथ। ठीक है। आव्यूह और सारणी की खासियत पे जान जाइए। यह हमको लगता है पूरे बुक में सबसे आसान एक्सरसाइज है। ठीक है। आव्यूह और सारणी, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स, पूरे बुक में सबसे आसान एक्सरसाइज है। और ये ऐसी एक्सरसाइज है जो बच्चों को महान बना देंगे। कैसे? ज्यादा नंबर दिला करके। ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 18 से 20 नंबर आते हैं इससे। ठीक है बच्चों, कम से कम 18 से 20 नंबर कम नहीं होते हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर बहुत अच्छा आ जाए तो इस आसान एक्सरसाइज को जरूर पढ़िए। ठीक है ना। आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स और सारणी मतलब डिटर्मिनेंट्स, इनको आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया तो आपका 18 से 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है ना, कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से बच्चों? आव्यूह से। ठीक है। अब आव्यूह होता क्या है, कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आव्यूह किसे कहते हैं? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है। क्या है? एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे समझिए, देखिए, यह हम लोग एक चिन्ह बनाते हैं बड़े कोष्ठक की तरह, एक बड़ा कोष्ठक से बनाते हैं और आव्यूह को हमेशा कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं। इनके अंदर जो भी संख्या लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या बोला है? आव्यूह संख्याओं, तो सब संख्या हो गई। अब यही साइन कॉस्टेन आ जाता तो फलन हो जाते। बस है। तो वह कह रहा है कि आव्यूह क्या हो सकते हैं? संख्या भी हो सकती है और फलन भी हो सकते हैं। और यह क्या हो सकता है? एक आयताकार क्रम विन्यास हो सकता है। ठीक है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? आव्यूह के अवयव। कुछ लोग इसको प्रविष्टियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे प्रविष्टियां भी कह देते हैं। इससे आपको परेशान नहीं होना है कि कहीं प्रविष्टि लिख दिया तब भी अवयव है और अवयव लिख दिया तब भी प्रविष्टि है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, वहां प्रविष्टि शब्द का प्रयोग किया है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या खासियत है, देखिए, जो इस तरह से रहेगा, इस तरह से अगर आप ऐसे देख रहे हैं, कैसे मतलब क्षैतिज, अगर आप क्षैतिज देख रहे हैं इसे बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? पंक्ति। इसे पंक्ति बोलते हैं। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? पंक्ति। इस चीज को दिमाग में रखिए। जब तक आप पंक्ति नहीं जानेंगे, कॉलम नहीं जानेंगे, तब तक आप परेशान होंगे। ठीक है। तो पंक्ति पहचाने का तरीका क्या होगा बच्चों? यह क्षैतिज होगा। क्षैतिज का मतलब क्या? बेड़िया बेड़वा। ठीक है ना। और कोई अगर कॉलम पहचानना चाहे, कॉलम, तो देखिए कॉलम हमेशा क्या होता है? खड़िया खड़वा। ठीक है ना। यह कॉलम होते हैं। अगर आप कॉलम नहीं पहचान पाएंगे तभी परेशानी होगी। तो आपको कॉलम पहचानना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम। कॉलम। ठीक है ना। स्तंभ भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्तंभ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ये भी कॉलम है। ये सब क्या है? कॉलम है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी क्या है? कॉलम है। ये सब कॉलम है। ठीक है। अब बात आती है क्या? बात आती है कि पहला पंक्ति है, इसे क्या कहेंगे? R1। दूसरा पंक्ति है, क्या कहेंगे? R2। तीसरा पंक्ति है, क्या कहेंगे? R3। ठीक है। अगर पहला कॉलम है तो इसे क्या कहेंगे? C1। दूसरा कॉलम है तो इसे क्या कहेंगे? C2। इसे कहेंगे C3। सर क्यों R नाम दिया गया है? क्योंकि R मीन्स रो। आर मीन्स रो। रो मीन्स क्या होता है? पंक्ति, इसीलिए आर नाम दिया गया। और सी का नाम दिया गया, सी मीन्स कॉलम, इसीलिए सी से लिखा गया है। C1 C2 C3। तो आव्यूह में आपको पंक्ति और कॉलम जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप आव्यूह पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? बार बार पंक्ति बार बार कॉलम आएगा और आपको पंक्ति कॉलम आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप क्या बता दिए बच्चों? आव्यूह का परिभाषा। और आव्यूह जो होते हैं वह किसे दिखाए जाते हैं? आयताकार क्रम विन्यास होते हैं। इसको पंक्ति और कॉलम से क्या करते हैं? दिखाए जाते हैं। यह कोई जने कि इसमें तीन पंक्ति तीन कॉलम हो। देखिए, जो आव्यूह होते हैं वो बदल भी सकते हैं। इसमें दो पंक्ति हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर देखा इसमें कितने पंक्ति हैं? अगर देखा इसमें दो पंक्ति है, एक R1 और एक R2। कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसमें 3 कॉलम है। कॉलम पहचाना बहुत आसान होता है। देखिए, जब
राजगीर घर का घर बनाते हैं तो क्या खड़ा करते हैं, कहते हैं एक कॉलम दो कॉलम, वो नहीं पढ़े हैं तब भी कॉलम बोलते हैं, हम लोग तो पढ़े हुए हैं, कॉलम पहचान आसान है, ठीक है। जितने भी पीरियड डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो समझिए जो खड़िया खड़वा होगा क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। तो आव्यूह किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। आव्यूह में क्या होगा, पंक्ति होगा और कॉलम होगा, ठीक है। इन चीजों को अगर आप जान रहे हैं तो आव्यूह में कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, आव्यूह की कोटि क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आव्यूह की कोटि, ठीक है। देखिए बच्चों, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या होती है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। आव्यूह की कोटि क्या होती है, तो बहुत ही आसान होता है और इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आपको बार बार हम यही नाम लेंगे, आव्यूह की कोटि या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, बात समझ। कभी कभी तो बहुविकल्पी में पूछ देता है कि एक आव्यूह दे देगा, पूछेगा इसका कोटि क्या है, बात समझ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह तो हो गया आपका हेडिंग कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। अब हम आप इसको बहुत आसान भाषा में समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां हो और n कॉलम हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां हो, m पंक्तियां, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ लिखिए चाहे कॉलम लिखिए, तथा n क्या हो, स्तंभ हो, स्तंभ हो, तो आव्यूह की कोटि क्या होती है बच्चों, आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो बच्चों आव्यूह की कोटि होती है पंक्ति गुणे कॉलम, पंक्ति गुणे क्या होता है, कॉलम। यह भी ध्यान रखना है कि हमेशा पंक्ति लिखना है पहले, तब कॉलम लिखना है, ठीक है। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणे कॉलम। अगर m पंक्ति है और n कॉलम है तो m गुणे n, इसमें m क्या है, पंक्ति है, और n क्या है, कॉलम है। अगर आपको भूल जाए कि पहले क्या लिखाएगा, तो एक बहुत सा आसान सा तरीका है, क्या कि पहले किसको लिखें, ठीक है। अच्छा बच्चों, पंक्ति को इसमें क्या कहते हैं, रो, और कॉलम को कहते हैं कॉलम, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो रो टू कॉलम, ठीक है। अगर भूलने का डर हो तो कैसे इसको होश रखेंगे। देखिए, जब इंसान पृथ्वी पर पहली बार आता है, मतलब पैदा होता है, तो पहले रोता है, ठीक है ना, पहले क्या करता है, रोता है, इसका मतलब पहले रो रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद सबको रोवाता है, ठीक है ना। तो जीवन में पहली बार ऐसा होता है कि बच्चे के रोने पे पूरा परिवार हंसता है, उसके बाद ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो पहला क्या होना चाहिए, रो, फिर क्या होता है, कॉलम, ठीक है। तो पंक्ति गुणे कॉलम कभी आपको भूलेगा ही नहीं। बस एक चीज आपको खुश रखना है, क्या कि इंसान जब पहली बार पृथ्वी पर आता है तो पहले रोता है, तो इसलिए रो टू कॉलम यानी पंक्ति गुणे कॉलम। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है बच्चों, पंक्ति गुणे कॉलम। अगर m पंक्ति है तो पहले m, और n कॉलम है तो n, ठीक है ना। अब ये बताइए कि अगर आपको m गुणे n का हमको दिखाना हो आव्यूह, ठीक है ना, तो उसको नोट में या वैसे ही देते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि m गुणे n कोटि के आव्यूह को आप प्रदर्शित कीजिए, देखेंगे आप नीचे वहां लिखा है कि m गुणे n के आव्यूह को हम किस प्रकार दिखा सकते हैं, ठीक है। m गुणे n के आव्यूह को, आव्यूह को निम्न प्रकार, निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो बना रहे हैं यह एक आव्यूह है, और जितना भी मन करे उतना पंक्ति लिख सकते हो, जितना भी मन करे उतना कॉलम लिख सकते हो। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 11 से। देखिए बच्चों, 11 अपना अपना मतलब है, 11 का मतलब पहला पंक्ति पहला कॉलम।
A11, A12, A13, ठीक है। आप ऐसे जितना मन करे उतना लिख सकते हैं और सबका अपना मतलब होता है। 11 पहला पंक्ति पहला कॉलम, 12 पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, इस सबका अपना मतलब है। और ऐसे कहाँ तक जाएगा बच्चों? देखिए पंक्ति हमारी एक ही है लेकिन कॉलम कहाँ तक जाएंगे? देखिए कॉलम हमने क्या बताया n, तो कॉलम n तक जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरे पंक्ति पर आते हैं। A21, A22, A23, A24, ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे? देखिए पंक्ति हमारी दूसरी ही है लेकिन कॉलम हमारे, पंक्ति दूसरी है कॉलम हमारे n है। जब डैश मार दिए तो इसका मतलब कहाँ तक जाएंगे? n तक, ठीक है। और आगे बढ़िए। अगर ऐसे ही हम 31 की बात करें, 31, 32, 33, 34, तो ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे बच्चों? यह हमारी तीसरी ही पंक्ति है लेकिन कॉलम n है। इसी प्रकार हम इधर भी तो डैश कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं डैश, इधर भी कर सकते हैं बच्चों, बात समझ रहे हैं? अच्छा अगर हम इधर डैश करते हैं तो हमारा कॉलम एक ही है, देखिएगा ए, हमारा कॉलम क्या है? एक है, लेकिन पंक्ति हमारा कौन सा है? यम है, तो M1। यहाँ देखिए M1, यहाँ कॉलम हमारा 2 है लेकिन ऐसे डैश कर रहे हैं तो पंक्ति M2। ऐसे देखिए कॉलम हमारा 3 है लेकिन पंक्ति हमारा M है n तक, M3। ऐसे और आगे बढ़िए तो M, और यहाँ पे क्या 4। अगर हम ऐसे और आगे बढ़े तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे m हो जाएगा और यहाँ पे n। इसका मतलब क्या? m गुणे n, इसमें m पंक्तियां और n कॉलम है। तो अगर किसी आव्यूह को दिखाना हो तो हम m गुणे n के आव्यूह को ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ जो m गुणे n लिखे हैं इसका मतलब होता है कि इस आव्यूह की कोटि क्या है? m गुणे n का मतलब इसमें m पंक्तियां हैं और n कॉलम है, ठीक है। लेकिन इसको व्यापक रूप से कैसे दिखाते हैं? देखिए अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें तो इसको शॉर्टकट में कहिए तो इसको व्यापक रूप में, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसे ब्रैकेट टाइप बना दीजिए और यही इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए बराबर, यह भी ए बराबर है बच्चों, ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे और एम गुणे एन। यह पूरे आव्यूह को शॉर्टकट में दिखाने का तरीका है, बात समझ रहे हैं? तो कहेंगे सर आई, आई क्या है? जहां आई का मान, जहां आई का मान, तो आई का मान कहाँ शुरू हो रहा है? एक से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? m तक। तो आई का मान एक या एक से बड़ा तक शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? m तक जा रहा है। क्यों? इसमें m पंक्तियां हैं इसीलिए। तथा अगर हम j की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? j की, तो j की बात करें तो j शुरू हो रहा है कहाँ से? एक, एक से बड़ा, और कहाँ तक जा रहा है? n। अब इसमें कोई पूछना चाहे शॉर्टकट में बता दें कि भाई आई क्या है? आई पोजीशन ऑफ रो है, जे क्या है? पोजीशन ऑफ कॉलम है। सर एम क्या है तब? नंबर ऑफ रो है और ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो अगर चाहे तो लिख सकते हैं कि आई क्या बताता हमको कि हम किस पंक्ति में हैं, जे क्या बताता है हम किस कॉलम में हैं, एम क्या बताता है पंक्तियों की संख्या, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, और एन क्या बताता है इसमें कितने कॉलम हैं। आई अगेन रिपीट, आई क्या बताता है हम किस पंक्ति में हैं, जे क्या बताता है हम किस कॉलम में हैं, एम क्या बताता है पंक्तियों की संख्या, एन क्या बताता है स्तंभों की संख्या। तो ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 12, तो यह क्या बता रहा है? पहला पंक्ति बता रहा है, दूसरा कॉलम, इसीलिए बोले हैं जो पहले होगा वो पंक्ति बताएगा, जो बाद में होगा वो कॉलम बताएगा। इसीलिए बोले हैं कि आई पंक्ति बताता हम किस पंक्ति में हैं और जे क्या बताता हम किस कॉलम में। जैसे 12 है ना, ये बता रहा है कि हम पहले पंक्ति में हैं और दू क्या बता रहा है हम दूसरे कॉलम में हैं। ठीक है बच्चों, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत आसान डिफिनेशन है, जैसे नाम है वैसे काम है, ठीक है। तो पहला जो आव्यूह है
वह क्या है, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, तो क्या दिया बच्चों, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, पहला आव्यूह है स्तंभ आव्यूह। अब सुनिए, ये स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो। ठीक है ना, क्या कहेंगे, ऐसा आव्यूह, देखिए डिफिनेशन भी दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें जिसमें केवल जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता हो, स्तंभ होता है, उसे उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर कोई आव्यूह ए है ना, ऐसे देखिएगा, 1 2 3, ठीक है, इसमें क्या है, केवल एक ही स्तंभ है। तो जब एक ही स्तंभ है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक है, अच्छा कोई पूछ दे कि इसकी कोटि क्या है, तो कोटि क्या होता है, पंक्ति गुणे कालम। तो कालम तो एक ही हो गया, लेकिन पंक्ति की बात करें तो 1 2 3, इसमें 3 पंक्ति है और एक कालम है। ठीक है ना, ये भी आप साथ ही साथ क्या करिए, जानते रहिए, बस है ना। लेकिन इसका व्यापक रूप अगर बात करें, कौन सा रूप, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्यों, कंपटीशन में अक्सर व्यापक रूप पूछ देता है कि निम्न में कौन स्तंभ आव्यूह है। तो हम लोग इस तरह से पढ़े हैं, अगर थोड़ा चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर सकता है देख लीजिएगा, ए आई जे कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने 3 × 1 लिखा है, उगली देगा m × 1। अब विद्यार्थी छटपटाएगा, क्या छटपटाएगा बच्चों, कहेगा अरे राम, ये तो मार्क्स के बताइए नहीं रह रहे, इसलिए बता दिया जा रहा है कि अगर आपको पहचानना हो व्यापक रूप में स्तंभ आव्यूह, तो अगर एक ही स्तंभ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, तो नाम से ही पता चल रहा है कि पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे। देखिए, तो क्या डिफिनेशन हो जाएगा, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, देख लीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें, देखिए अगर स्तंभ आव्यूह हो तो एक ही स्तंभ, पंक्ति आव्यूह हो तो एक ही पंक्ति। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, एक ही पंक्ति होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, कहते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे खड़िया खड़ा था, इसको क्या कर दीजिए बच्चों, बेड़िया बेड़वा कर दीजिए। अब ये हो गया पंक्ति आव्यूह, क्यों, इसमें केवल एक ही पंक्ति है, ठीक ना। हाँ, अगर कोई पूछे इसका कोटि बताइए, कोटि ऑर्डर बताइए, तो पंक्ति गुणे कालम, कितने पंक्ति हैं, एक, कितने कालम है, देखिए 3 कालम है। अगर कोई कहे इसको व्यापक रूप में लिखिए, किस रूप में बच्चों, व्यापक रूप में, तो व्यापक रूप में कैसे लिखाएगा देख लीजिए, यहाँ ए आई जे लिखेंगे, ए आई जे, और आप देखेंगे कालम कितना है, एक, लेकिन नहीं, पंक्ति एक है, और कॉलम, कॉलम की बात करें तो एन, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉलम घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन पंक्ति हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 आता है क्या बच्चों, वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो नंबर 3 देखिए क्या, वर्ग आव्यूह।
वर्ग आव्यूह। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पंक्ति और कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और कॉलम क्या हो, बराबर हो। आपके बुक में एक्सरसाइज में दे दिया पहचानने के लिए कि बताइए इसमें कौन सा वर्ग आव्यूह है, बस है। तो बहुत काम का चीज है। कभी कभी ये बहुविकल्पी में भी आ जाते हैं, कंपटीशन में भी आ जाते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी के लिए। ठीक है, तो हम क्या कहें बच्चों, ऐसा आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो, स्तंभों की संख्या के बराबर हो, बराबर हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, सॉरी, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, कहते हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कोई आव्यूह है, 1 2 3 4, चलिए हमने इतने दिए। तो इसमें 2 पंक्ति है, 2 कॉलम है। कितने पंक्ति बच्चों, 1 पंक्ति और 1 पंक्ति, यहाँ 3 कर लो इसको, 4। इसमें 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है, इसलिए क्या है, वर्ग आव्यूह है। ठीक है, 3 पंक्ति 3, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों सेम। अगर इसके व्यापक रूप की बात करें, कौन सा रूप बच्चों, व्यापक रूप। अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करेंगे तो क्या बन पाएगा, तो व्यापक रूप ही दिया है बहुविकल्पी में, कौन सा दिया व्यापक रूप, ए आई जे दिया है और यम गुण एन होता है, जहां यम बराबर क्या है, एन। इसका मतलब समझ रहे हैं, यह दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर। दोनों यम भी हो सकते हैं, दोनों एन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग आव्यूह में यम और एन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अगला नंबर क्या है, विकर्ण आव्यूह। नाम से ही पता चल रहा है विकर्ण के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ये विकर्ण आव्यूह क्या होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले डिफिनेशन बता दे रहे हैं, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त, जिसे इसी और जान जाइएगा, यह हमेशा वर्ग है, तो हम कह सकते हैं ऐसा वर्ग आव्यूह। क्यों, क्योंकि विकर्ण होने के लिए वर्ग होना जरूरी है। बस है ना, विकर्ण होने के लिए क्या जरूरी है, वर्ग, क्योंकि वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण हो सकते हैं और किसी आव्यूह में विकर्ण नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण के अतिरिक्त, अतिरिक्त शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब समझिएगा, जैसे, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, एक आव्यूह लिख रहे हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव क्या हैं, शून्य है, इसलिए क्या है, यह विकर्ण आव्यूह है। देखिए फिर से डिफिनेशन, ऐसा वर्ग आव्यूह
जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो इस पर आप एकदम अच्छे समझ गए होंगे। और इसका व्यापक रूप में समझिएगा। कौन सा रूप बच्चों? व्यापक। अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें तो इसमें थोड़ा सा काम आपका बन सकता है। आप a बराबर ए आई जे लिखिए, चाहे b बराबर बी आई जे लिखिए, लेकिन लिखिए। तो बच्चों इसका व्यापक रूप समझिए, ठीक है? व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप में आप लिख दिए a बराबर कितना? ए आई जे। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह वर्ग आप भी होगा, तो या तो दोनों को यम लिखिए या तो दोनों को यन लिखिए। आप स्वतंत्र हैं, क्यों? क्योंकि यह वर्ग आप भी हुआ, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, ठीक है। यहाँ कर लिखे जा रहे हैं, यदि लिखिए तो जहां लिखे, यदि, बात समझ रहे हैं? यहाँ पर दे रहे हैं ए आई जे शून्य होगा कब? जब आई बराबर नहीं होगा जे के। अब विद्यार्थी परेशान, सर जी हाई सब तो समझ में आवा था, यह भी समझ में आ रहा है, लेकिन हाई नहीं समझ में आ रहा है कि ए आई जे शून्य होगा कब? जब आई और जे आपस में बराबर ना हो। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसको थोड़ा रफली समझा जाए, ठीक है? समझिएगा। अगर हम इनके अवयवों को लिखें तो 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब कहने का मतलब समझाने जा रहे हैं, देखिएगा। ए आई जे शून्य कब होगा? जब आई और जे बराबर नहीं होगा। देखिएगा, हाई आई है, जे है, यहाँ पे आई और जे आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये शून्य हो जाएगा। यहाँ आई और जे आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब शून्य हो जाएगा। यहाँ आई और जे बराबर नहीं है, इसलिए शून्य हो जाएगा। यहाँ देखिए बराबर ही नहीं होगा, यहाँ बराबर है, देखिए आई और जे क्या बराबर है, यहाँ आई और जे क्या बराबर है, आई और जे क्या बराबर है, लेकिन यहाँ भी बराबर नहीं है, शून्य हो जाएगा। यहाँ भी बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ भी बराबर नहीं, तो कहने का मतलब क्या है कि वही अवयव शून्य होंगे जहां आई और जे बराबर नहीं है। तो व्यापक रूप समझना थोड़ा सा दिमाग लगा देता है। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तभी आप इसका ये समझ पाएंगे कौन सा रूप? व्यापक रूप। ठीक है बच्चों, तो वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वही अवयव शून्य होंगे जहां आई और जे बराबर नहीं है। अगर आई और जे बराबर हैं तो वहां पर शून्य नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पहुंचते हैं विकर्ण आव्यूह के बाद अगला जो हेडिंग है वह है अदिश आव्यूह। ठीक है बच्चों, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो जिसको विकर्ण आव्यूह आ गया उसको अदिश आव्यूह भी आ जाएगा। क्यों? अभी हम आपको बहुत आसान तरीका से समझा दे रहे हैं कि कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे, देखिए, जो विकर्ण आव्यूह होता है वह अदिश आव्यूह हो सकता है, यानी कि अदिश आव्यूह होने के लिए विकर्ण होना जरूरी है। हाँ, अभी हम परिभाषा बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक विकर्ण आव्यूह, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह होता है, होता है यदि, यदि विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव समान हो, समान हो। एक क्वेश्चन तो आपका तुरंत बन गया, क्या? विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है, लेकिन अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता है। परिभाषा से एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, मतलब विकर्ण वाला अदिश हो सकता है, लेकिन कब? जब इसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो तब। जैसे, जैसे यहाँ कोई आव्यूह है, यहाँ आपने लिखा के 0 0 0, यहाँ के, यह 0 0 0, यहाँ का लिखा आपने के। ठीक है बच्चों,
ये हो गया। अगर कोई इसका व्यापक रूप लिखना चाहे, कौन सा रूप? व्यापक रूप। अगर कोई इसका व्यापक रूप लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा? ए बराबर ए आई जे, एक तो वर्ग आव्यूह रहेगा, पास में है। और देखिए यहाँ पे दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या बनेगा? यदि ए आई जे बराबर क्या? 0, जब आई और जे बराबर नहीं है, जब आई और जे आपस में बराबर नहीं है। और यदि ए आई जे का मान क्या हो जाएगा? कि जब आई बराबर क्या हो जा रहा है? जे। अभी को हम समझाए हैं, आई और जे बराबर नहीं है तो सब क्या हो गया? शून्य हो गया। लेकिन जहां आई और जे बराबर थे वह क्या हो जा रहे हैं? वह के बराबर जा रहे हैं। ये व्यापक रूप को भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए और बहुत अच्छी चीज है इसको सीखना। कभी कभी एग्जाम में या और CUT में या फिर बाकी एग्जाम में यह क्वेश्चन बन जाते हैं ऑप्शन के रूप में कि बताइए इसमें कौन सा अधिक आव्यूह है या बताइए कौन सी विकर्ण आव्यूह है। तो ये चीजें आपके काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि इसको देख के तो कोई बता देगा, लेकिन इसमें थोड़ा समस्याएं होती हैं। वही बच्चा बता पाएगा जो समझा रहेगा कि कब 0 होता है, कब के होता है, कब 0 नहीं होता है। इन चीजों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। अब अगला नंबर लिखना जा रहा है, नोट करिए तब तक। देखिए बच्चों, अगला नंबर क्या है? तत्समक आव्यूह। इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो पहले एग्जाम्पल ही बता दें, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसको किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर आप एग्जाम्पल ही समझ गए तो ये समझिएगा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव कितना होते हो? एक। नाम से ही पता चल रहा तत्समक आइडेंटिटी, पास है ना। जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं, बस है ना। तो क्या परिभाषा बन गया? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं, ठीक। हाँ, अगर कोई इसका व्यापक रूप लिखना चाहे, कौन सा रूप बच्चों? व्यापक रूप लिखना चाहे तो ए बराबर क्या आ जाएगा? ए आई जे, ए बराबर ए आई जे। अब वर्ग है तो या तो दोनों यम होगा या तो दोनों यन होगा, ठीक है। अब सुनिएगा, 0 कब होता है? यदि ए आई जे, यह 0 कब होगा? आप इसको ऐसे भी एक दोनों लिख सकते हैं, बस है ना। लिख लीजिएगा ए आई जे। ए बार क्या हो जाएगा बच्चों? 0, और ए बार क्या हो जाएगा? 1। तो हम चाहें तो ऐसे ही बना करके लिख सकते हैं, ऐसे। एक कब हुआ है? जब आई और जे आपस में क्या है? बराबर है। एक कब हो रहा बच्चों? जब आई और जे आपस में क्या है? बराबर है। और शून्य कब हो रहा है? जब आई और जे आपस में बराबर नहीं है। अभी आई और जे आपको समझा चुके हैं कि देखो यहाँ 11 है, यहाँ पे क्या है? 22, यहाँ क्या 33। तो 11 का मतलब आई और जे बराबर, ठीक है। और यहाँ आई और जे बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि है 11 के बाद 12 है, आई और जे बराबर। देखो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, 12 आई और जे बराबर नहीं है, यहाँ आई है और ये जे है, दोनों आपस में बराबर है? नहीं। ये 13, आई और जे बराबर है? नहीं। तो जो बराबर नहीं है वो शून्य हो जा रहे हैं और जो बराबर है वो 1 हो जा रहे हैं, यही चीज पास में ना। तो कुछ बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं जानते रहे। अब परिभाषा दे रहे हैं, एक वर्ग आव्यूह, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह क्या कहलाता है? तत्समक आव्यूह कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है, कहलाता है यदि, यदि विकर्ण के, यदि विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव
एक हो। एक वर्ग या व्युत्क्रमक आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा से सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य हो। हाँ, और जैसे में हमने एग्जाम्पल डाल दिया है, यहाँ क्या है जैसे। और एक चीज और, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे बच्चों, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसकी आवश्यकता एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा है कि आई क्या है, तो आई को हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में आप जानते रहिए। हाँ, यह 2 पंक्ति 2 कॉलम में भी हो सकता है, 3 पंक्ति 3 कॉलम में भी हो सकता है। अब 5वां नंबर, 6वां व 7वां नंबर, और यह आपका अंतिम डिफिनेशन है, ठीक है। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि शून्य। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। देखिए क्या कहते बच्चों, इसे रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, ठीक ना। तो ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। जैसे, हाँ, अब इसको दिखाते किसे हैं, पहले ले जैसे, देखिएगा जैसे, देखिए इसमें सभी अवयव क्या होंगे, 0 होंगे, इसमें सभी अवयव 0 होंगे। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में क्या लिखा रहता है, केवल ऐसे थोड़ा सा शून्य की तरह बना होता है, हल्का सा मोटा होता है, बस है, यही शून्य आव्यूह है। इसको देखिए ओ की तरह है लेकिन ओ नहीं है, इसे हम 0 की तरह बनाते हैं, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर कहीं ऐसे शून्य की तरफ बना है आव्यूह में तो समझ जाइए क्या है, शून्य आव्यूह है, ठीक है। तो इसे हम शून्य द्वारा निरूपित करते हैं। शून्य कहिए, ओ कहिए, हल्का सा देखिए 0 बना के हल्का सा मोटा कर दीजिए, बस है ना। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, और अगर समझ में आए होंगे तो फिर कमेंट करिए।